हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। और आज हम लेकर आ गए हैं झारखंड एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 2023 का है, जो कि एएनएम और जीएनएम दोनों का है। क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम होता था वो एएनएम और जीएनएम का दोनों का सेम एग्ज़ाम होता था, एक ही एग्ज़ाम होता था। तो ये दोनों का क्वेश्चन पेपर है, तो दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक का क्वेश्चन आपको फिजिक्स का है। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का करेंगे, फिर बायोलॉजी, फिर मैथ, सभी का करेंगे एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फिजिक्स का सोल्व करते हैं। तो सबसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस कारक पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। यानी कि इसमें बोला है कि चालक का प्रतिरोध किस पे निर्भर नहीं करता है, तो तापमान पे, तो तापमान पे निर्भर करता है। चालक का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, और चालक के पदार्थ की जो प्रकृति होता है उस पर भी निर्भर करता है। लेकिन पूछा है कि निर्भर किस पे नहीं करता है, तो चालक की जो विद्युत होता है, चालक में विद्युत, इस पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है कि 10 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच एक 5 कूलम के आवेश को चलाने के लिए कितना कार्य किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कितना कार्य किया जाता है, यानी कि W बराबर यहाँ पे पूछा है। तो W बराबर हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे विभवांतर इंटू यहाँ पे हम आवेश लगाएंगे। W बराबर विभवांतर इंटू आवेश। विभवांतर कितना दिया हुआ है, तो विभवांतर बराबर हमारे पास यहाँ पे 10 वोल्ट दिया है, तो 10 वोल्ट इंटू आवेश बराबर क्या दिया है, तो 5 कूलम दिया है। तो 10 गुना 5 करेंगे तो 50 जूल आंसर हो जाएगा। 50 जूल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 50 जूल हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 की 1 ओम बराबर क्या है। 1 ओम इक्वल क्या होता है, तो आपको एक पता होगा V बराबर आई आर। ओम का नियम आप लोगों को कितना बार बता चुके हैं। तो यहाँ पे बोला है 1 ओम बराबर, तो प्रतिरोध जो R होता है इसका SI मात्रक ओम होता है, तो R बराबर हम लिख सकते हैं V/I। और V जो होता है वोल्टेज होता है, जिसका SI मात्रक यहाँ पे विभवांतर होता है, तो V यानी कि वोल्ट, और बटा पे I जो है, I जो होता है वो क्या होता है, I जो है विद्युत धारा होता है, और इसका जो होता है वो एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। तो वोल्ट बटा एम्पियर हो जाएगा, यानी कि 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर हो जाएगा बराबर 1 ओम हो जाएगा। यानी कि 1 ओम इज इक्वल 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर हो जाएगा आपका 1 ओम के बराबर। 1 ओम बराबर कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 की 0.5 एम्पियर की एक विद्युत बल्ब के तंतु द्वारा 20 मिनट तक खींची जाती है, तो परिपथ में गुजरने वाले विद्युत आवेश की मात्रा यहाँ पे पूछ रहा है। यानी कि परिपथ से गुजरने वाले विद्युत आवेश की मात्रा यहाँ पे पूछ रहा है, यानी कि Q बराबर आपसे पूछ रहा है। क्या हो जाएगा, Q बराबर यहाँ पे आवेश बराबर आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, I बराबर आपको पता है आवेश बराबर क्या होता है, विद्युत प्रवाह। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं, आपको पता होगा। और आपको पहले भी बताएं कि I बराबर Q/T होता है, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। तो Q बराबर यहाँ पे पूछा है, तो Q बराबर हो जाएगा I × T। तो I बराबर दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, और T बराबर दिया है 20 मिनट। तो 20 मिनट है तो इसको सेकेंड में बदलना होगा, तो 60 से गुना करना होगा। 0.5 गुना 20 गुना 60 यानी कि 6 दूनी 112, तो एक और 0 यानी कि 1200 गुना 0.5 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे निकल कर जो आएगा वो 600 कूलम निकल कर आएगा। 600 कूलम यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी कि जो इसमें आवेश होगा वो टोटल 600 कूलम होगा। 600 कूलम टोटल आवेश यहाँ पे होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है कि मानव नेत्र के रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब है। मानव नेत्र के रेटिना पर अब बना प्रतिबिंब है। क्या बना प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो मानव नेत्र के जो रेटिना होता है उसके ऊपर जो बनता है प्रतिबिंब वो वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आप लोगों को ये भी क्वेश्चन कितना बार बतला चुके हैं, और ये भी हम आप लोगों को बोले हैं कि जो ये चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा करा चुके हैं। और ये भी बोले हैं कि हर एक स्थिति में आप लोगों को याद करना है कि कौन सा कहाँ पे कैसा प्रतिबिंब बनता है।
अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। ये सारा आप लोगों को याद करने के लिए हम कितना बार बोल चुके हैं। इसका अगर आप लोग बोलेंगे तो अलग से एक क्लासेस हम स्पेशल आप लोगों को अगर लेकर आ जाएंगे फिर से, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो उसका अलग से एक क्लास लेकर आ जाएंगे। एक और चीज़ आपको यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता की SI इकाई है, प्रतिरोधकता की SI इकाई है। चलिए उसके हम एक अलग से क्लास आप लोगों को हम लेकर आएंगे, जिसमें आप लोगों को NCERT का टोटल जो कंप्लीट साइंस है, NCERT का हम टोटल आप लोगों को जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मेजर जो क्वेश्चन आते हैं वो हम आप लोगों को एक स्पेशल लेकर आने वाले हैं। कल या परसों में वो क्लास आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पहले सोल्व करते हैं। तो प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या है, तो प्रतिरोधकता आप लोगों को हम निकालने भी बतलाए थे, R बराबर रो L/A होता है, और जो रो होता है यह होता है प्रतिरोधकता। तो रो बराबर आपका हो जाएगा RA/L, RA/L हो जाएगा, L हो जाएगा। और R क्या है, ओम होता है। R बराबर जो होता है वो आपका ओम होता है, और A जो होता है वो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और एरिया मतलब मीटर स्क्वायर हो जाएगा, लेंथ जो है मीटर हो जाएगा, तो मीटर से मीटर कट जाएगा और सिर्फ जो बचेगा ओम मीटर बचेगा। तो प्रतिरोधकता का जो SI मात्रक हो जाएगा वह ओम मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि जब वस्तु को एक अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तो आपको ये भी बताया है कि एक अवतल दर्पण है और इसको कहाँ पे बोला है, मुख्य फोकस, यहाँ फोकस और ध्रुव के बीच, पोल के बीच रखा है जाता है। तो आप लोगों को बताया है कि इसका इमेज कहाँ पे बनता है। तो इसका जो इमेज बनता है वो दर्पण के आपका पीछे जाकर कहीं पर बनता है, पीछे बनता है और बड़ा प्रतिबिंब इसका बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन दिया है कि मुख्य फोकस पे, जो कि नहीं, वक्रता केंद्र पे भी नहीं, दर्पण के पीछे बिल्कुल सही है, एंड दर्पण के सामने ध्रुव मुख्य फोकस, यह भी गलत है। तो इसका जो इमेज बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 की दर्पण जिसके परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है। एक क्वेश्चन आता है कि अंदर की ओर वक्रित होता है और एक बाहर की ओर वक्रित होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो होता है वो बाहर की ओर इसका परावर्तक पृष्ठ वक्रित होता है, यानी कि ऊपर की ओर उठा होता है, और एक अंदर की ओर इस तरह से होता है। तो दोनों को आपको पहचानने आना चाहिए। अंदर की जो होता है वो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण जो अंदर की ओर धंसा होता है, और ऊपर की ओर जो उठा होता है उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो क्वेश्चन बोला है कि जो ऊपर की ओर उठा होता है, यानी कि दर्पण जिसके परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, इस तरह से बाहर की ओर ऊपर की ओर उठा होता है, उसको उत्तल दर्पण बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। एक और चीज़ आपको याद रखना है, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण के अंदर हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसके साथ साथ आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। आभासी बनता है, सीधा बनता है, छोटा बनता है हमेशा। लेकिन अगर अवतल दर्पण की बात करते हैं तो इसमें सभी तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, यानी कि समान साइज का भी बनता है, छोटा भी बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसके अलावा सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। यानी कि अवतल दर्पण में सभी तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक। और समतल दर्पण में भी कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में भी आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब भी बनता है। और एक और चीज़, अगर समतल दर्पण से क्वेश्चन आता है तो समतल दर्पण में समान साइज का प्रतिबिंब हमेशा बनता है। और अगर दूरी की बात करें तो प्रतिबिंब में जितना दूरी पे बिंब रखा है उतना ही दूरी पे प्रतिबिंब भी बनता है समतल दर्पण के अंदर। एक और क्वेश्चन अगर आप लोगों को बतला दो, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण जो है, समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है वो अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो अनंत होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो अनंत होता है, इसको आप लोगों को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी बोला जाता है, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। और अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस जो होता है उसको अपसारी लेंस बोलते हैं। अवतल लेंस को, अवतल लेंस को अपसारी लेंस, अगर इंग्लिश में देखा जाए तो डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं अवतल लेंस को। और कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस को। अवतल लेंस को हिंदी में कॉनकेव लेंस बोलते हैं, इंग्लिश में कॉनकेव लेंस, और उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। क्लियर है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 40 की सितारों का चमकना खाली स्थान के कारण होता है। तो पिछले क्लास में आप लोगों को बताया थे कि जो चमकते हैं आकाश में तारे जो चमकते हैं वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण चमकते हैं। आप लोगों को पिछले क्लास में ही बताए थे। तो तारों की रोशनी का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण चमकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 3 प्रतिरोधक 1 ओम 2 ओम और 3 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो तीनों प्रतिरोध का संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा? तो समांतर में है तो क्या बतलाया 1/R1 यानी कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 करेंगे तो तीनों का LCM आ जाएगा 6। तो 6 प्लस 3 प्लस 2 यानी कि 6 3 9 और 9 और 2 11 यानी कि 11/6। एंड इसको उल्टा कर देंगे तो 1/R इक्विवेलेंट है। सिर्फ मेरे से R इक्विवेलेंट पूछा है तो R इक्विवेलेंट बराबर 6/11 6/11 आ जाएगा। कहाँ पे ऑप्शन दिया है देखते हैं। तो 3 से अधिक होगा जो कि गलत है। इसको काटेंगे तो यहाँ पे 0.5 11 5 55 5 एंड 4 समथिंग यही कुछ आएगा यानी कि 1 से कम बिल्कुल सही है। 1 से कम ही आएगा, 2 के बराबर भी नहीं और 1 से 3 के बीच में भी नहीं आएगा। यानी कि जो इसका प्रतिरोध आएगा संयुक्त प्रतिरोध जो आएगा वो 0.54 यानी कि 1 से कम आएगा। 1 से कम आएगा। लास्ट में अगर आप गलती कर देते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आपके पास क्या आया था 1/R इक्विवेलेंट बराबर 11/6 आया था, आप अगर डायरेक्ट कर देते तो आपका 1 और 3 के बीच आ जाता। लेकिन इसको उलटना भी तो है, R इक्विवेलेंट पूछा है इसलिए इसको उल्टेंगे तो 6/11 हो जाएगा जो कि 1 से कम हो जाएगा। और वही गलती यहाँ पे देख सकते हैं ये पेपर में जिसका भी जो भी स्टूडेंट का होगा ये गलत किए हैं कि 1 से 3 कर दिए हैं जो लास्ट में उल्टे नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो कि यहाँ पे गलती किए हैं। तो आप ये गलती नहीं करेंगे, आपको ये गलती नहीं करना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 42 की एक विद्युत चुंबक का क्रोड क्या होना चाहिए। तो जो विद्युत चुंबक है उसका जो क्रोड होता है यानी कि उसका जो क्रोड होता है वो कैसा होना चाहिए? तो सॉफ्ट आयरन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मृदु लोहा होना चाहिए, सॉफ्ट आयरन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति क्या कहलाती है। तो हम आज के ही क्लास में बतलाए थे कि जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए, कल के क्लास में बतलाए थे शायद, कि विद्युत धारा जो उत्पन्न करने के लिए इसमें अंदर जो प्रयुक्त युक्ति होता है उसको जनरेटर बोलते हैं। जनरेटर बोलते हैं विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु परिपथ के समय विद्युत धारा जो है वो क्या होता है। तो जो लघु परिपथ होता है यानी कि जो शॉर्ट सर्किट आपको होता है, क्या होता है शॉर्ट सर्किट होता है। तो इसमें जो है वो विद्युत धारा जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बहुत ही हैवली हो जाता है यानी कि अचानक से उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है यानी कि भारी रूप से बढ़ता है, जिस कारण से शॉर्ट सर्किट देखने को मिलता है। इसको हिंदी में आपको लघु परिपथ देखने को मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, लघु परिपथ या शॉर्ट सर्किट आपको दोनों याद रखना है कि शॉर्ट सर्किट में क्या होता है। तो इंक्रीज हैवली इसमें यानी कि भारी रूप से इसमें क्या बढ़ जाता है, तो विद्युत बढ़ जाता है, धारा बढ़ जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है। तो विद्युत ऊर्जा का जो वाणिज्यिक इकाई होती है यानी कि इसका कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कमर्शियल यूनिट होता है वो किलोवाट घंटा होता है, किलोवाट आवर होता है, किलोवाट घंटा होता है। आप लोग क्वेश्चन भी सोल्व किए हैं तो अक्सर आप लोगों को ऑप्शन में किलोवाट आवर ही देखने को मिलता होगा। जो बड़ा बड़ा उपकरण होता है सबका किलोवाट आवर में ही निकलता है। एंड 1 किलोवाट आवर इज इक्वल 1 किलोवाट आवर इज इक्वल 1 यूनिट होता है। इसको भी याद रखना है, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर होता है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 की तांबे की एक आयताकार कुंडली को एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो प्रेरित विद्युत की दिशा खाली स्थान में परिवर्तित होती है। तो जो प्रेरित विद्युत की दिशा जो है वो आधा घूर्णन में चेंज होता है यानी कि हाफ जो रिवोल्यूशन होता है उसमें चेंज होता है, परिवर्तन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक नेत्र की फोकस लंबाई में परिवर्तन खाली स्थान के कारण होता है। तो ये भी क्वेश्चन कितना बार करा है कि सिलियरी मसल के द्वारा होता है। एक नेत्र के जो लेंस की फोकस लंबाई होता है वो सिलियरली मसल के द्वारा होता है, मांसपेशियों के द्वारा होता है। एंड अभी तक आपको यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व कर चुके तो आपको रियलाइज हुआ होगा कि जितना भी क्वेश्चन आपके सामने आया है ये सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग MCQ कर चुके हैं, ये सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर चुके हैं। अगर आप कंटिन्यूअसली क्लासेस कर रहे होंगे तो आपको ये सारा क्वेश्चन अभी तक जितना मिला
एक क्वेश्चन सोल्व कर चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो परिपथ आरेखों में एक प्रतिरोध आर प्रतिरोधक को दर्शाने वाला कौन है? तो आर यानी कि जो प्रतिरोध होता है और प्रतिरोध को इंडिकेट इसमें से कौन करता है? तो सबसे पहले जो फर्स्ट पे दिया है ये जो है वो बैटरी को इंडिकेट करता है, सेल को इंडिकेट करता है, सेल को इंडिकेट करता है। सेकेंड नंबर पे जो है ए आपको की को यानी कि कुंजी जो होता है, स्विच जो होता है, ये स्विच को इंडिकेट करता है। बीच में एक बिंदु दिया हुआ है यानी कि ये स्विच जो है वो बंद स्विच है एंड ये बिंदु अगर हटा दिया जाए सिर्फ इस तरह रहेगा तो ये जो है ओपन स्विच है यानी कि खुला स्विच है यानी कि ऑफ है, और अभी जो ये स्विच है वो ऑन है। एंड नेक्स्ट ये जो आपको दिया हुआ है ये आपको किसको इंडिकेट करता है? ये जो है आपका इस तरह से जो इंडिकेट करता है ये एंड किस चीज़ को इंडिकेट करता है जल्दी से बतलाए। और नेक्स्ट जो आपको 4 नंबर पे जो दिया हुआ है ये किसको इंडिकेट करता है? तो यह जो इंडिकेट करता है वो आपका प्रतिरोध को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? प्रतिरोध को। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परिपथ में विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता है? और हाँ, एक और चीज़ आप लोगों को बतलाते हैं कि आप लोगों को जो विद्युत बल्ब है उसका इंडिकेट क्या करता है? तो इस तरह से विद्युत बल्ब को इंडिकेट करता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है तो आपको इस तरह से भी इंडिकेट करेगा। तो ये जो होता है वो एम्पियर को इंडिकेट करता है, और अगर इस तरह से अगर आपको भी लिखा हुआ है तो ये वोल्टेज को इंडिकेट करता है। और भी बहुत है जो हम आप लोगों को आगे की क्लास में बतलाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परिपथ में विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता है? तो आप लोगों को हम विद्युत शक्ति का फॉर्मूला बतलाए थे, P बराबर VI बतलाए थे। इसके अलावा आई स्क्वायर आर बतलाए थे। इसके अलावा V²/R बतलाए थे। ये सब फार्मूला हम आप लोगों को बतलाए थे शक्ति का। तो इसमें जो आपको जो है वो I²R भी होता है, VI भी होता है और V²R भी होता है। लेकिन बोला है इसमें से कौन नहीं होता है? तो I²R जो है वो नहीं होता है। और इस पर हम आप लोगों को खास जोर भी दिए थे कि आपका प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है, याद करने को वहाँ पे बोले भी थे। अगला क्वेश्चन है कि 1 मिलीवोल्ट बराबर कितना होता है? तो 1 मिलीवोल्ट बराबर 10⁻³ वोल्ट होता है। अगर माइक्रोवोल्ट की बात करें तो 1 माइक्रोवोल्ट बराबर 10⁻6 वोल्ट होता है माइक्रोवोल्ट, एंड मिलीवोल्ट हो जाएगा 10⁻³ वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं पर नेत्र लेंस की फोकस लंबाई को समायोजित करते हुए फोकस कर सकता है। तो यह खाली स्थान के कारण होता है। तो ये जो है उस समायोजन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी एकोमोडेशन के कारण होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी दिए गए धात्विक तार की विद्युत प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टिविटी इसके खाली स्थान पर निर्भर करता है। तो जो इसके धात्विक तार है विद्युत प्रतिरोध इसकी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ना कि इसकी मोटाई पे भी नहीं, आकृति पे भी नहीं और लंबाई पे भी नहीं, बल्कि जो निर्भर करता है वो पदार्थ की प्रकृति पे। और ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो युक्तियाँ दो बिंदुओं ए और बी के बीच समांतर में जुड़ी हुई है। तो इन बिंदुओं के बीच अपरिवर्तित रहने वाला भौतिक मात्रा क्या है? इस क्वेश्चन पे भी हम आप लोगों को स्पेशल बतलाए थे कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और हम आपको बतलाए थे कि अगर जो समांतर क्रम में दिया है तो समांतर क्रम में आपका जो वोल्टेज है वो समान रहता है। यानी कि बोला है कि दो बिंदुओं के बीच अपरिवर्तित रहने वाला, तो जो अपरिवर्तित यानी कि चेंज नहीं होता है यानी कि समान रहता है, तो वोल्टेज जो होता है वो समांतर क्रम में आपका समान रहता है। वोल्टेज अगर आपसे श्रेणी क्रम में पूछता है तो श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान रहता है। श्रेणी क्रम में विद्युत धारा जो है वह समान रहता है, और पार्श्व क्रम यानी समानांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है। क्लियर है? समांतर क्रम पैरेलल में आपका क्या समान होगा? वोल्टेज। अगर श्रेणी क्रम सीरीज में दिया है तो सीरीज में आपका विद्युत धारा जो होता है वो आपका समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो किधर से किधर चलती है? तो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, दक्षिण ध्रुव से दूर या फिर उत्तर ध्रुव से दूर। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के भीतर बोला है। तो आपको याद रखना होगा कि चुंबकीय क्षेत्र के जो भीतर होता है एक यहाँ पे साउथ पोल है और एक नॉर्थ पोल है। तो चुंबकीय क्षेत्र के भीतर दक्षिण से उत्तर की हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र के भीतर दक्षिण से उत्तर। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के अगर बाहर बात करते हैं तो उत्तर से दक्षिण, इस तरह से आपको याद रखना है। बाहर में उत्तर से दक्षिण और अंदर में दक्षिण से उत्तर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चुंबक के भीतर के यहाँ पे बात कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 की कूलम्ब खाली स्थान की एसआई मात्रक है। तो जो कूलम्ब होता है वो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। विद्युत का एसआई मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। विभवांतर का वोल्ट होता है, वोल्टेज एंड प्रतिरोध का जो होता है वो ओम होता है। ओम होता है प्रतिरोध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 ओम 40 ओम और 30 ओम प्रतिरोध श्रृंखला में है, यानी कि सीरीज में जुड़ा है। तो इसका जो है वो कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध क्या करना है R1 + R2 + R3, यानी कि 10 + 40 + 30 करना है। 10 और 40 50 और 30 जो है वो 80 हो जाएगा। टोटल आपका 80 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 80 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस सूत्र क्या है और दर्पण सूत्र क्या है। ये भी क्वेश्चन हम आप लोगों को बहुत बार बतलाए हैं। तो लेंस सूत्र में जो होता है 1/v - 1/u = 1/f, जबकि लेंस सूत्र के अंदर आपको 1/v + 1/u = 1/f होता है। आपका ये दर्पण सूत्र हो गया। दर्पण सूत्र हो गया जिसमें बीच में प्लस होता है एंड लेंस सूत्र में बीच में माइनस होता है, यानी कि 1/f = 1/v - 1/u। बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोग सोल्व किए, वहाँ पे भी हमें फार्मूला आप लोगों को बहुत बार बतलाए थे। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 है। यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से प्रोटॉन की कौन सी विशेषता एक चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त घूमने में परिवर्तन होता है। तो जो इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित में से प्रोटॉन की कौन सी विशेषता एक चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त घूमने पर परिवर्तित होता है। तो मुक्त घूमने पर परिवर्तित होता है वो विशेषता कौन होता है, वेग होता है, इसका वेलोसिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के परावर्तन का नियम खाली स्थान पर लागू होता है। तो परावर्तन का जो नियम है वो केवल समतल पे तो गलत है, केवल अवतल पे यह भी गलत है और केवल उत्तल पे यह भी गलत है। जो परावर्तन के नियम है वो सभी तरह के चिकनी सतह पे लागू होती है। आकृति के निरपेक्ष सभी दर्पण पे यहाँ पे लागू होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रकाश खाली स्थान में सबसे तेज चलता है। एंड देन लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। तो प्रकाश जो है वो सबसे तेज किस में चलेगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो जिसका अपवर्तनांक कम होता है, सबसे कम अपवर्तनांक होता है, उसमें सबसे तेज इसमें चलेगा प्रकाश। तो सबसे कम इसका अपवर्तनांक किस में है, तो वायु का अपवर्तनांक कम होता है, तो उसमें जो चलेगा सबसे स्पीड में चलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि आप लोग कमेंट करके बतलाएंगे कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि एक आपके सामने एक अवतल लेंस है एंड उसका जो वस्तु को अगर हम फोकस के ऊपर रखते हैं, मुख्य फोकस के ऊपर अगर हम वस्तु को रखते हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनेगा, ये आप कमेंट करके बतलाइएगा। बाकी हम आप लोगों को आगे की क्वेश्चन जो है वो अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।